अच्छा, ध्यान देना। चैप्टर सेकंड है बेटा, आप बंद हो जाओ। चैप्टर सेकंड है जिसका नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। फ्लेमिंगो बुक से पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड है। टोटल 8 हैं अपने, तो बड़े आराम से अपना कोर्स हो जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप नोटिस करो सही, अगर ध्यान से देखना तो 7 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, 7 दिन में। तो 8 के लिए 8 7 56, यानी 2 महीने लगेंगे अगर सही देखा जाए तो। ठीक है, 1 महीना पोएम के लिए, 3 महीना, 1 महीना उस किताब के लिए। 4 महीने का कोर्स होता है। उसके बाद ग्रामर में 1 महीना, 1 महीना राइटिंग स्किल, 6 महीने में कोर्स खत्म। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक 9 है। 6 की बात कर रहा हूँ, 6 की जगह 9 लगा लिए जाते हैं, क्योंकि बीच में टेस्ट, रिवीजन, ग्रामर सब चलता है। ठीक है कि नहीं? वैसे कोर्स की कोई जल्दी नहीं है, अपन बहुत आराम आराम से चले हैं, तब भी अपना कंप्लीट हो गया था। तो उसी हिसाब से चलते रहेंगे, तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। और दिवाली के बाद चैप्टर कंप्लीट होते ही उसके बाद फिर आपकी परीक्षा लोग, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध जो भी आती है, फिर उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और उनको भी सॉल्व कर लिया जाता है। तो ध्यान से समझें, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने समझते जाना। आपका चैप्टर क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग, और इसको लिखा किसने है, अनीस जंग ने। इनकी राइटर कौन है, ये अनीस जंग, एक महिला है, ध्यान देना। अनीस जंग वाज बोर्न इन राउरकेला, ध्यान समझना। अनीस जंग पैदा हुई, पहले राइटर के बारे में लिखा गया है कहानी में, ध्यान से समझना। अनीस जंग पैदा हुई राउरकेला में। स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, अपना बचपन, और एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था, लगभग जो 5th 6th 7th तक ऐसा कुछ कह सकते हो, उसको एडोलसेंस कहेंगे। इन हैदराबाद, ये इन्होंने कहाँ गुजारा, हैदराबाद में। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने कुछ पढ़ाई अपनी हैदराबाद में कंप्लीट की है, और हायर स्टडीज करने के लिए कहाँ गई थी, अमेरिका। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इनके पेरेंट्स राइटर्स थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, भारत में इन्होंने राइटर के रूप में अपना करियर बनाया। सी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में कॉलमनिस्ट रही हैं। इन्होंने काफ़ी सारे अपने आर्टिकल्स लिखे हैं कई सारे अखबारों के लिए, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई सारी किताबें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब होता है अंश, किसी का छोटा सा, किसी पूरी चीज का छोटा सा हिस्सा। मान लो कोई पूरी किताब है, और किताब में से एक छोटा सा कोई इंसिडेंट रख दिया जाए, उसको क्या कहेंगे, एक्सर्ट, मतलब उसका छोटा सा अंश। फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, उन्होंने पूरी किताब लिखी थी लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें से एक छोटी सी कोई कहानी लिखी हुई है यहाँ, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड क्यों बोल रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे बच्चे जिनका बचपन उनसे छिन गया, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, परिवार की कुछ ऐसी स्थिति थी, उनके कारण उन्होंने अपने जीवन को अच्छे से, स्पेशली बचपन को जी ही नहीं पाया, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। हेयर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस, जहां वो एनालिसिस, विश्लेषण करती है किस चीज का, ग्राइंडिंग पॉवर्टी। यहाँ ग्राइंडर जानते हो, पीसना, तो गरीबी में पिस जाता है इंसान, गरीबी में इतना ज्यादा दब चुका है कि कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है, ऐसा कुछ कहानी में बताया गया है। एंड ट्रेडिशंस, कुछ परंपराएं भी है, विथ कंडेम्न दीज, और ये उनकी क्या करती हैं, कंडेम्न मतलब घोर निंदा करती है। चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन, मतलब इनका बर्बाद हो रहे हैं, बिल्कुल हालत खराब हो चुकी है इन बच्चों की। तो इसी के ऊपर इन्होंने कुछ कहा है, उसको देखते हैं और समझते हैं।
कहानी ये आपकी चैप्टर का थीम है, एक बार समझना, बट इसको इस थीम को मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि थीम में पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आपको, फिर आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि थीम में कहीं ना कहीं पूरी बात पता चल जाती है, तो ध्यान देना। फिर कह रहा हूं, जब चैप्टर पढ़ाओ उस पर पूरा ध्यान रखना। एक होता है समझना सुनना, एक होता है ध्यान से सुनना। उससे प्रॉफिट क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको। एक हुआ आप बैठे हो तो कहानी तो पूरी समझ में आ ही जाएगी, सुन ही लोगे, लेकिन अगर पूरा मन यही है और पूरा ध्यान से सुन रहे हो तो कहानी की एक एक बात मन में बैठ जाती है। फिर उससे जब एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसका जवाब बनाकर दे सकें। लेकिन अगर आपने कहानी को सुना है और आप कहीं बिजी और सुन रहे हो कि हाँ सर, तो कहानी तो पूरी समझ में आएगी, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में नहीं रहेगी। एक ऊपर ऊपर का हिस्सा रहेगा कि ऐसा कुछ हुआ था, छोटी छोटी पॉइंट वाली बातें नहीं रहेंगी आपके दिमाग में। और क्वेश्चन आंसर्स में क्या होता है आपका, कौन सी लाइन किसके बाद आनी चाहिए, ये आपको अगर याद है तो आंसर्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, होता है कि नहीं। तो ध्यान से समझना। और सेकंड इम्पोर्टेंट बात यह है, कोई भी कहानी जो दी गई है आपके इन किताबों में, सबसे आपको एक डीप मैसेज मिलने वाला है। आपके थिंकिंग पावर को, आपके थॉट्स को बदलना चाहते हैं, और वो कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी कह सकते हो। पहले कहानियों में लास्ट में लिखा रहता था मोरल ऑफ द स्टोरी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सुना है। लेकिन यहाँ वो बोलेगा नहीं मोरल क्या है, लेकिन आपको चैप्टर से समझना पड़ेगा। तो उसको अगर आप समझ गए तो लाइफ को समझ जाओगे, वरना किताबी ज्ञान से जिंदगी नहीं चलने वाली। ध्यान रखना इन चीज़ों को। बाकी सभी सब्जेक्ट जो है वो आपको फंक्शंस पढ़ाएंगे, फिजिक्स कैसे काम करती है, अपनी बॉडी में बायो काम कैसे कर रही है, ये सब चीज़ें आपको काम करने का तरीका सिखाएगी। इंग्लिश और हिंदी के चैप्टर्स आपको लाइफ सिखाएंगे, आपको लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो उसको ध्यान देना, क्योंकि हर कोई जरूरी नहीं साइंस में प्रैक्टिकल वे में उसको इस्तेमाल करे या अपने काम धाम में लगाए। हो सकता है आप में से बहुत सारे बिजनेसमैन निकल जाएं, काम धंधे में लग जाएं और अपनी नौकरी ना करें। देन यहाँ जो मोरल है, कुछ बातें हैं वो उस बिजनेस में बहुत काम आने वाली है, और फिजिक्स केमिस्ट्री कम आएगी। ठीक है कि नहीं, तो ध्यान देना। कहानी शुरू होती है, इस कहानी के दो फेज है, दो स्टोरी है। तो स्टोरी नंबर 1 उसमें क्या है, ये कहानी है साहेब की। और स्टोरी नंबर 2 है, उसमें एक लड़का है क्या, मुकेश नाम का। दोनों एक दूसरे के थोड़े से विपरीत हैं, हालांकि पारिवारिक स्थितियां एक जैसी हैं। तो स्टोरी नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, और उसका जो टाइटल दिया गया स्टोरी का, उसमें बोला गया समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभार मुझे गार्बेज यानी कूड़े या कचड़े के ढेर में एक आध रुपए भी मिल जाते हैं। ये कौन कह रहा है, साहिब। अब वाई डू यू डू दिस, ये जो राइटर है अनीश जंग, एक्चुअल में क्या है, ये वहीं रहती है और पास में पीछे से निकलती है बस्ती की साइड से। तो इनको ये कुछ लड़के पर डे कूड़े में से कुछ बीनते हुए नजर आते हैं। तो एक दिन इसने एक लड़के को रोका और उससे पूछा क्या, वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब whom I encounter every morning, मैंने किससे पूछा, साहिब से। whom का मतलब जिससे, आई एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना, नहीं वो गोली मारने वाला नहीं। यहाँ एनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना। तो जिससे इस राइटर का पर डे सामना होता था, मतलब वो अपना कूड़ा बीनते थे या यहाँ से निकल के जाती थी, उनको देखती थी। एवरी मॉर्निंग स्क्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड, मतलब छानबीन करते ढूंढते उसमें क्या, सोना। इसको तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे इतनी शिद्दत से कूड़े कचड़े में से कुछ ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए तो सोना ही होगा वो। इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, गार्बेज डंप यानी जहां पूरे शहर का कचरा ला के डंप किया जाता है, डाल दिया जाता है, उसे कहते हैं गार्बेज डंप। साहेब लेफ्ट इज होम लॉन्ग अगो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आपका बनेगा, ध्यान देना। साहेब ने अपना घर छोड़ दिया है कुछ समय पहले। सेट अमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, यानी बांग्लादेश की बात हो रही है। साहेब है इंडिया में, दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रह रहा है, आगे पता चलेगा। लेकिन एक्चुअल में ये आए कहाँ से हैं, ढाका बांग्लादेश के रहने वाले, इंडिया के नहीं है। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और शायद उसके याददाश्त में भी वो घर शायद अब ये भूल गए हो, क्योंकि बहुत पहले निकल के आ गए थे वहां से।
देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहां काफी ज्यादा तूफान आए थे, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, जो उड़ा के ले गए। स्वेप्ट अवे, स्वीप मतलब होता है झाड़ू लगाना, उसकी सेकंड फॉर्म स्वेप्ट, तो मतलब सफाया कर दिया उसके फील्ड्स यानी खेत खलियान जो भी थे उनका और उनके घरों का। इतनी ज्यादा तबाही मची थी उस समय ढाका बांग्लादेश में कि उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मम्मी ये उसे बताती है कि मम्मी पापा आए होंगे वहां से जब ऐसा कुछ हुआ था। तो दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, इसलिए वो अपने शहर छोड़ के आ गए और यहाँ सोना नहीं ढूंढ रहे, कुल मिला के कुछ लिवलीहुड के लिए, अपनी जीविका के लिए कुछ कचड़े में से कुछ ऐसा सामान ढूंढ रहे हैं जिसको बेचकर वो दो चार पैसे कमा सकें। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां वो अब रहते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा फ्रॉम वेयर, हैज या हैव लगा दे या पास्ट में चला जाएगा। फ्रॉम वेयर डिड साहिब कम, साहिब कहाँ से आया, एंड व्हाट डिड ही डू, वो क्या करता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, साहिब ढाका बांग्लादेश से आया 1971 में। कब, इसमें समय नहीं बताया, आगे बताएगा वो। 1971 में साहिब की फैमिली कहाँ से आई, ढाका से। साहिब आया तो कम की सेकंड फॉर्म केम, कहाँ से आया, फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। कब आया, इन 1971, किसके साथ, विथ हिज मदर। क्यों आया तो हम वो बताएंगे। तूफानों ने क्या किया था, स्टॉर्म्स तो उड़ा के ले गए थे, तो मैं कहूंगा स्टॉर्म्स हैड स्वेप्ट अवे, स्टॉर्म्स हैड स्वेप्ट अवे, यानी तूफानों ने उड़ा के ले गए थे या खत्म कर दिया था क्या, देयर होम्स एंड फील्ड्स, उनके घरों को। और समझ में आ गया क्या बोला, साहिब केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश इन 1971 विथ हिज मदर, द स्टॉर्म्स हैड स्वेप्ट अवे देयर होम एंड फील्ड्स। अब हमने पूछा वो क्या करता है, या व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर, क्वेश्चन आपका आ गया क्या, व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, साहिब गार्बेज डंप में क्या फाइंड कर रहा है। तो आप आंसर क्या कहोगे, गोल्ड नहीं, सोना नहीं। साहिब वाज लुकिंग फॉर, साहिब ढूंढ रहा है, साहिब वाज लुकिंग फॉर सम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बाय विच ही कुड गेट इनफ मनी, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसी चीजें, लोहा प्लास्टिक कुछ भी मिल जाए जिसको बेच के उसे दो पैसे मिल सके। तो जब क्वेश्चन लिखाऊंगा उसका आंसर तब आपको लिखा दूंगा। आपके यहाँ कुछ मीनिंग्स, स्क्रॉन्गिंग का मतलब क्या है, सर्चिंग फॉर, ढूंढना। अमिड का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, ठीक है, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, यहाँ ढाका के हरे भरे मैदान थे उनमें रहते थे, लेकिन कुछ कारण हुआ तूफान उड़ा के ले गए। अगला पैसेज है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यहाँ जो उसने क्वेश्चन पूछा है ना उसका जवाब उसने यहाँ दिया। उसने कहा तुम ऐसा क्यों करते हो, तो साहिब क्या कहता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स, मटर्स मतलब मन में बड़बड़ाना, मन में बड़बड़ा रहा है तो क्या करूं, कुछ है ही नहीं मेरे पास। लुकिंग अवे, और इधर उधर देख रहा है, उसको सीधा डायरेक्टली जवाब नहीं दिया। गो टू स्कूल, अब इसने सुन लिया, तो अनिश जंग कहती हैं कि आप स्कूल जाइए। आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। अब अनिश जंग ने कह तो दिया कि स्कूल जाइए, लेकिन इसको समझ में भी आ गया कि मैं कह रहा हूँ इससे स्कूल जाइए, इसकी हालत खराब है तभी तो नहीं जा पा रहा है स्कूल। तो ये कह रही है आई से ग्लिबली, मैंने थोड़ा चौंकते हुए कहा, शर्म भी लगी इनको कि मैंने क्या कह दिया। रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत रियलाइज किया कि हाउ हॉलो एडवाइस मस्ट साउंड। हॉलो एडवाइस मतलब ऐसी सलाह जिसमें कोई दम ना हो। वैसे हॉलो का मतलब खाली या खोखली होता है, बट यहाँ इसका मतलब क्या है कि फालतू की एडवाइस दे दी, इस बात में कोई भी दम नहीं है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती, पारिवारिक स्थिति अच्छी होती, तो स्कूल वैसे ही चले जाते वो। अब वो क्या कह रहा है, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली अ फ्यू डेज, अरे छूट गया। यहाँ एक लाइन छूट गई थी ये,
तो व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अनीश जंग ने कहा क्या मैं स्कूल बना दूं तो स्कूल आओगे पढ़ने, मजाक करते हुए इसने कहा, अनीश जंग ने। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए खुल के हंसा और कहता है हाँ बिल्कुल आप बना दोगी तो मैं स्कूल जरूर आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद की बात है, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसको देखा वो मेरी तरफ भाग के आ रहा था और मुझसे आके पूछता है इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल बन गया, तैयार हो गया। अब इसने तो उस दिन मजाक में कह दिया था कि स्कूल मैं बनाऊंगी तो आ जाओगे, अब ये भाग के आया उससे पूछ रहा है कि आपका स्कूल तैयार है। अब ये कह रही है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, उसने कहा बेटा स्कूल बनने में टाइम लगता है। आई से इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, तो शर्मिंदगी महसूस हुई अपने आप पे, और पता है कि मैं कह तो रही हूँ लेकिन ऐसा प्रॉमिस करना जिसका कोई मतलब ही नहीं हो, क्या ये बनाने वाली थी, नहीं, इसलिए उन्होंने तो मजाक में बोल दिया था, लेकिन अपनी बात रखने के लिए बचाने के लिए बोल दिया कि रुको बेटा टाइम लगता है स्कूल बनने में। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन जैसी प्रॉमिस मैंने करी है ऐसी प्रॉमिस दुनिया में बहुत की जाती है, ब्लीक वर्ल्ड इस धूमिल दुनिया में गरीबों से काफी सारी प्रोमिसेस की जाती हैं, कोई नेता करता है, कोई पॉलिटिशियंस कर जाता है, कोई बिजनेसमैन कर जाता है, क्या सभी प्रोमिसेस पूरी होती हैं, नहीं, 1 या 2% पूरी की जाती हैं, बाकी सभी चली जाती हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा क्या गरीबों से की गई प्रोमिसेस होती है वो पूरी होती है, तो इससे क्वेश्चन बनेगा, अपन बना के लिखेंगे उसको। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम, अब कुछ महीनों तक मैंने साहिब को जाना, फिर मैंने एक दिन उसको रोक के उसका नाम पूछा और उसने क्या बताया, साहिब ए, एक वर्ड का क्वेश्चन बनता है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब, तो आप क्या बताओगे, ही अनाउंसेस, उसने अनाउंस किया कि मेरा नाम क्या है, साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, और वो इसका मतलब भी नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या होता है। साहिब का मतलब, साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, उसने कहा कि नाम कह रहा साहिब आलम, क्या इसे अपने नाम का मतलब भी पता है, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का देवता, राजा, कुछ भी कह सकते हो। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसे अपने नाम का पता चला तो शायद वो इस बात का भरोसा भी ना करे। वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स क्या कर रहा है, कचड़े में प्लास्टिक की वो ढूंढ रहा है बोतल, एक आध बियर मिल जाए, बोतल मिल जाए, ढक्कन मिल जाए, होता है कि नहीं। नाम के विपरीत कुछ चीजें होती है, नाम शांति बहुत चिल्लाती है, ऐसा हो सकता है। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट, अनअवेयर है, उसे पता ही नहीं है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या मतलब है उसका। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने गलियों में घूमता है, रोम का मतलब आवारा घूमना, गलियों में घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ, और जिनको उन्होंने क्या बोला, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट। आर्मी ऑफ बेयरफुट क्यों कह रही हैं, क्योंकि वो जितने भी लड़के हैं सभी के पैरों में जूते चप्पल नहीं है, बिना जूते चप्पलों के घूमते रहते हैं वो। Who appear like the morning birds and disappear at noon, सुबह मान लो पक्षियों की तरह निकलते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं। और तुम नोटिस करना जितने भी कबाड़ा बीनने वाले और वैसे वाले होंगे उनके पैरों में आज भी बहुत कम जूते चप्पल तुम्हें देखने को मिलेंगे, तुम खूब दे देना कि ये लो पहन लो, पर पता नहीं कोई उनकी आदत ही नहीं है। ओवर द मंथ्स, कुछ मंथ गुजरे, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीविंग इट, मैंने उन सबको पहचानने लगी और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कर क्या रहे हैं ये। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू बिलीव दैट हिज नेम मीन द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और उसको बिलीव ही नहीं होता कि उसके नाम का मतलब क्या है। Why aren't you wearing चप्पल्स, आई आस्क वन, अब बहुत सारे बच्चे थे तो मैंने एक से पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ से बनेगा। वो पूछता है कि वाई आरंट यू वियर, अब ये देखो कुछ ग्रामर, यहाँ आरंट बोल रहा है तो वो कहना चाह रही है तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो, मैंने एक से पूछा, आई माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल, उनमें से एक बोलता है कि अरे वो मम्मी
उसमें से सेल्फ में से लेने ही नहीं देती। मतलब जहाँ चप्पल जूते रखे रहते हैं, रखने का स्टैंड होता है, तो वो ये कह रहा है कि मम्मी पहनने नहीं देती, चप्पल जूते उसमें जो भी रखे हैं उसमें से पहनने नहीं देती। ही आंसर सिंपली, द राइटर आस्क्ड वन ऑफ देम दैट व्हाई वाज नॉट वियरिंग एनी फुटवियर। तो उसने कहा तो तुम फिर कोई जूते वगैरह क्यों नहीं पहनते हो, ये दिक्कत ही है तो। द बॉय सिंपली रिप्लाइड दैट हिज मदर डिड नॉट गेट देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि उसकी मम्मी उसमें से उतारने नहीं देती। एज दे वर बियॉन्ड हिज रीच ही डिड नॉट वियर देम, क्योंकि वो उसकी पहुंच से बाहर है, ऊंचे रखे होंगे, इसलिए वो इसको पहनता नहीं है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। अब कहता है, दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं, एक और बात है, अगर मम्मी पहना भी दें तो ये क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। जैसे अपने घर में छोटे बच्चे हैं, चप्पल नहीं है या जूते नहीं है, रो रो के घर भर देंगे, और जैसे ही ला के दे दिए फिर वो साइड में डले हैं, खेल रहे हैं बिना चप्पल जूतों के। ऐसा होता है कि नहीं? तो वो कह रहे हैं कि इनके पास है भी, मतलब एक तो वो उतारने नहीं देती, दूसरा क्या कहता है कि अगर उतारने भी दें तो ये पहनते नहीं है, उनको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। एड्स another who is wearing shoes that do not match। एक लड़का पहने हुए था शूज जो मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है, मतलब एक जैसे नहीं होंगे कुछ। When I comment on it, I shuffles his feet and says nothing। जब मैंने उस पर कमेंट किया कि ये अलग अलग जूते कैसे, तो उसने क्या किया, अपने पैरों को एक के पीछे एक छुपा लिया। I want shoes। एक लड़का पीछे खड़ा है छोटा सा, और वो कहता है मुझे क्या चाहिए, जूते चाहिए। Says a third boy who has never owned a pair all his time। तीसरा बच्चा बोला, शायद जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई जूते पहने नहीं है, वो कह रहा है मुझे जूते चाहिए। अब वो बोल रहा है इसलिए कि कोई आके हमसे पूछ रहा है, शायद दिलवा दें ही हमें। क्योंकि काफी समाज सेवी जाते हैं ना, कंबल कहीं केला बांटने आते हैं, वो बात अलग है कि हॉस्पिटल में जाके 2 केले दे के 4 आदमी फोटो खिंचा रहे होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ क्या उन्हें लग रहा है कि शायद ये देंगे, हमें पूछ रही है तो वो कहता है मुझे क्या चाहिए, शूज चाहिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग barefooted इन सिटीज और विलेज रोड्स। अब ये क्या कह रही है, यहाँ क्वेश्चन बनेगा तीसरा नंबर का, कि अगर आप शहर से बाहर निकल के देखो तो कई सारे बच्चे आपको बिना जूते चप्पलों के मिल जाएंगे। आगे क्या कहा गया, इट इज नो, ये यहाँ से आंसर ध्यान रखना, 2 क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों ने क्या एक्सप्लेनेशन दी चप्पल ना पहनने की, और राइटर ने क्या एक्सप्लेनेशन दी। तो राइटर की एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है इसलिए जूते चप्पल नहीं है, बट अ ट्रेडिशन, इनकी परंपरा बन गई है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की, इज वन एक्सप्लेनेशन। तो ये एक्सप्लेनेशन किसकी तरफ से थी, पोइट राइटर की तरफ से। आई वंडर इफ दिस इज इन ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अ वे ऑफ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। इस परपेचुअल का मतलब होता है लगातार या निरंतर, स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब दशा, निरंतर गरीबी की दशा या निरंतर गरीबी चल रही है, ये दिखाने की क्या है, इनकी एक तरीका है। तो ये बेकार है इनका तरीका। आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी। अब इन्हें कई कहानी याद आ गई। एक जगह है जिसका नाम क्या है, उदुपी, उस जगह की बात है, इनको एक बात याद आ गई। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू द स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एक पुजारी का लड़का बता रहे हैं जो मंदिर के पीछे घर था उसमें रहता था, और वो स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट he would stop briefly at the temple and pray for the pair of shoes। ये 30 years later, 30 साल पहले की बात है। तो मैं नोटिस करती थी कि पुजारी का बच्चा था, जब भी स्कूल जाता तो मंदिर के सामने प्रे करता कि हे भगवान मुझे जूते दिलवा देना, मतलब उसके क्या पैरों में जूते नहीं थे। 30 साल पहले की बात है। और 30 साल बाद क्या हुआ है, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल विच वाज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर डिसोलेशन। डिसोलेशन का मतलब टूट तहस हो चुका है। तो अब ये 30 साल बाद वहां गई थी तो इन्होंने देखा कि वो मंदिर तो खंडर हो चुका है, लेकिन इन द बैकयार्ड पीछे वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ एक नया पुजारी रहता है, पुराना वाला नहीं है,
दे वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां कुछ लाल और सफेद चेयर्स डली हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय है जो क्या पहने हुए है, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए है, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज। यानी 30 साल बाद जो बच्चा प्रे कर रहा था उसको मिली या नहीं मिली इसे नहीं पता, लेकिन अब जो नया पुजारी रह रहा है उसके बच्चा शूज सॉक्स पहने हुए है, यानी इनकी जिंदगी में सुधार आया है, ये कहना चाह रही है। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, इसका मतलब होता है हाँफते हुए, स्कूल से हाँफते हुए आया है, उसने अपना बैग फेंका ऑन द फोल्डिंग बेड पर। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। कहने का केवल इतना सा सेंस है कि इस बच्चे को शूज मिल चुके हैं, तो उस लगता है उस लड़के की प्रेयर पूरी हुई। लेट मी नेवर लूज देम, अब उन्हें होना नहीं चाहिए उसे। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, ऐसा लग रहा है उसकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, पुजारी के बेटे पे अब शूज हैं, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन आज भी मेरे पड़ोस में जो रैग पिकर्स हैं, रैग पिकर्स किसे कह रही है, कूड़ा कचरा बीनने वालों को रैग पिकर्स कहते हैं, उनके पैरों में आज भी जूते नहीं है। इस कहानी को क्यों बताया उसको पॉइंट समझना। इन्होंने इस कहानी को इसलिए बताया कि वो पुजारी के बच्चे की जिंदगी बदल गई, औरों की जिंदगी बदल गई होगी, लेकिन रैग पिकर जो थे वो आज भी नंगे पैर ही हैं, इनकी जिंदगी में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। यहां तक की बात में कोई डाउट? क्वेश्चन बनेगा, बना लोगे? वैसे ग्रामर में क्या चल रहा था? कुछ यूज वगैरह चल रहे थे, यहाँ तक समझ में आ गया। बट मैं सोच रहा हूँ जैसे एक स्टोरी है तो एक बार पूरी खत्म हो जाए तो ही ज़्यादा बेटर है, बीच में से छोड़ेंगे तो फिर आधी अधूरी कल मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ लो बस, खत्म होने वाली, थोड़ा सा और है, बाद में चालू, ध्यान देना। माई एक्वाटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, अब यह कहानी आती है इनकी हिस्ट्री की कि मेरी जान पहचान मुझे कहाँ ले गई, सीमापुरी तक। सीमापुरी एक इलाका है, अ प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के क्षेत्र में आता है। अब कह सकते हो दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली से फिर भी बहुत दूरी पर है, यट माइल्स अवे फ्रॉम इट। जैसे अपने यहाँ कुछ लोग कह देते हैं कि ग्वालियर में प्लॉट ले ला हुआ है, हाँ अब मेन मार्केट से देखोगे तो 15-20 किलोमीटर दूर होगा, और कहते क्या है, ग्वालियर में प्लॉट ले लिया है। ऐसे ही दिल्ली कह तो रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मेन सिटी से बहुत दूर है, आउटर इलाका है सीमापुरी। मेटाफोरिकली, मेटाफर जानते हो, पोएटिक डिवाइस पढ़ा था अपन ने 12th में, फिर से पढ़ेंगे, मतलब किसी की तुलना करना किसी से। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971, समय आ गया। यहाँ सीमापुरी में जितने भी लोग रह रहे हैं वो कौन है, जो 1971 में वहां से निकल के इंडिया आ गए थे। साहिब्स फैमिली इज अमॉन्ग देम, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी मान लो एक जंगल टाइप की जगह हुआ करती थी, वहां कोई नहीं रहता था। इट इज स्टिल, अब भी वो जंगल जैसा ही है, कोई नहीं रहता, यही लोग वहां जाके बस गए हैं। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो जगह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, अब वहां क्या है, मिट्टी के बनाए हुए घर है। कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ मड, तुम पहले गांव के घर देखोगे आज भी ईंटों को मिट्टी से चिपका के घर बनाए जाते थे। विथ रूफ्स ऑफ टिन, और छत का की है, टिन की या फिर टारपोलिन मतलब तिरपाल डलती है उसकी। डिवाइड ऑफ सीवेज एंड ड्रेनेज, डिवाइड ऑफ सीवेज पानी का कोई निकास स्थान नहीं है, ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, वही कहा। लिव 1000 रैग पिकर्स, और वहां लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। इतनी जगह पे बांग्लादेश से आए हुए इतने लोग हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, अब जो रह रहे हैं रैग पिकर्स लगभग 30 सालों से रह रहे हैं और इनकी कोई पहचान नहीं है,
इनको आज भी भारत की नागरिकता नहीं मिली। तो जो आप एक और जो बिल पास कराने कह रहे हैं, कौन सा है वो, सीए, अगर ये पास हुआ तो इन लोगों को इंडियन नागरिकता मिल जाएगी, अभी तक नहीं मिली है, अभी चल रहा है कुछ ऐसा। हाँ, चल ऐसा हुआ होगा कुछ, अपने इसकी जानकारी नहीं है फिलहाल। कुल मिला के इनको अभी भी भारत की नागरिकता नहीं मिली है, विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर्स। अब देखो, भारत का नागरिकता इनको नहीं दी गई, लेकिन इनके क्या है, राशन कार्ड बना दिए गए। राशन कार्ड बनने से इनको क्या प्रॉफिट हुआ, वो 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो शक्कर वाली जो स्कीम है सरकारी, वो इन्हें दी जा रही है, इनको फायदा मिल रहा है पूरा, ठीक है। और दिया क्यों गया, ताकि इनका नाम कहाँ आ जाए, वोटर कार्ड में, ठीक है। लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, तो वो खरीदने के लायक हो गए, सरकारी जो आ रहा है माल उसको। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और उनका भी मानना क्या है कि खाना ज्यादा महत्वपूर्ण है आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी तो चलती मिलती रहेगी, जिंदा रह ले पहले वो जरूरी है। एक मिनट, हाँ, हेलो, बोलो बोलो। नहीं नहीं, मैंने अभी किसी के नहीं दिए। ठीक, ठीक है, ठीक है, हाँ बताओ। अच्छा, तो वो क्या कह रहा है कि आइडेंटिटी इनके लिए इतनी ज्यादा आवश्यक नहीं है। वो क्या कहते हैं, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक। वो क्या कह रहे हैं, उनके लिए यही इतनी बड़ी बात है कि बस शाम को हमें भरपेट खाना मिल जाए और हमारा पेट दर्द ना करे भूख के मारे, तो ये हमारे लिए पर्याप्त है। कह रहा है बेड विदाउट एकिंग स्टमक, या एक का मतलब दर्द भी होता है। We would rather live here than in the fields that gave us no grain। अब वो कह रहा है क्या, we would rather, ये प्रेफरेंस के लिए होता है। तो वो कह रहा है कि हम बांग्लादेश से यहाँ रहना पसंद करेंगे, भले ही हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, कम से कम हमें 2 टाइम का खाना तो मिल रहा है। और हम उस जगह पे तो बांग्लादेश में भूखे मर जाते जहाँ जिस जमीन ने gave us no grain, अनाज का एक दाना तक नहीं दिया बांग्लादेश में वहाँ, क्योंकि तूफान ने सब बर्बाद कर दिया था। अभी भी आपने देखा होगा, श्रीलंका है ना, बांग्लादेश कौन सी की थी, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई भाई, सरकार तहस नहस हो गई थी। श्रीलंका था, 400-500 किलो रुपए शक्कर चल रही थी, हालत खराब थी वहां पे। अब भूखे गरीब लोग क्या करेंगे, मरेंगे बेचारे वो, या फिर भगेंगे, सीमाएं तोड़ के दूसरे देश में घुसना चाहेंगे। वही हुआ था इनके साथ। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन द टैटर्ड साड़ी, एक औरत ने ये बात कही थी कि भूखे मरने से तो अच्छा है यहाँ इंडिया में कम से कम 2 टाइम का खाना तो मिल रहा है, भूखे पेट सोना नहीं पड़ रहा। टैटर्ड साड़ी का मतलब फटी पुरानी साड़ी पहने हुई थी। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and river, ये बात उन्होंने बताई मुझे जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने अपनी जमीन अपना देश क्यों छोड़ा। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit storm। जहां भी उनको खाना मिल जाता वहीं अपना टेंट गाड़ लेते हैं, और वहां ट्रांजिट होम मतलब अस्थायी घर बना लेते हैं, चाहे आप उनको उखाड़ के ले चलो। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, बच्चे पैदा होते हैं और वो भी उन्हीं के सर्वाइवल में जुड़ जाते हैं। मतलब कचड़ा वो बीन रहे थे पिताजी, बच्चा बड़ा हुआ वो भी बीनना है साथ में, तो उसमें तो कि हमें डिग्री की जरूरत नहीं है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, सीमापुरी में रहने का जो जरिया है उसमें जिनसे उनकी जीविका चल रही है वो एक ही काम है, क्या, रैग पिकिंग, यानी कूड़े कचड़े बीनना। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और इस चीज में उन्होंने बहुत महारत हासिल कर ली है। महारत का मतलब, तुम जा रहे होगे तुम्हें नहीं दिखाई देगा, उन्हें दूर से दिखाई दे जाएगा कौन सी चीज कांड ली है, तुरंत उठाते हैं वो, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, वो कचड़ा उनके लिए सोने जैसा है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनके लिए रोज की रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ बट फॉर चाइल्ड इट इज इवन मोर, तो उनके लिए खाना है, सर पे रहने के लिए छत मिल रही है इनसे, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। और बच्चों के लिए वो खेल है, हो सकता है अपन है जिस चीज में से बदबू आ रही हो, गंदी लग रही हो, बच्चों के लिए खेल बन जाता है।
तुम कहोगे मिट्टी में मत खेलो, उसे तो मजा आ रहा है, मिट्टी डाल रहा है ऊपर से, या ये ठीक है। कीचड़ है तो उसमें लौट रहे हैं, तुम्हें लग रहा है गंदा है, उसे तो खेल लग रहा है ना। तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है उन चीजों से। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, सेड साहिब। साहिब कहता है कभी कभी मुझे 1 रुपए या 10 रुपए भी मिल जाते हैं। हिज आइस लाइटिंग अप, और उसकी आंखों में चमक आ जाती है कि 1 या 10 रुपए का सिक्का भी मिल जाता है इसमें। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. राइटर कहती है तुम्हें चांदी का सिक्का भी मिल जाएगा तब भी तुम छानबीन करना बंद नहीं करोगे, तब भी उसमें तुम ढूंढोगे। For there is hope finding more, क्योंकि तुम्हें आशा रहेगी कि और मिल जाए। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is means of survival. यानी बड़ों के लिए तो क्या है, जीविका का साधन है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो क्या है, वंडर है। मतलब क्या है, रैप्ड इन वंडर, उनको क्या है, मजा आता है, कुछ नया मिलेगा, कुछ ज्यादा मिलेगा, उनके लिए वो क्या है, खेल है। आपके लिए एग्जांपल दूं, जैसे अपन बचपन में क्या है, शादी घर में होती थी कि मैं पानी परसूंगा, मैं पूरी परसूंगा, मैं सब्जी, और बाल्टी इतनी सी है लटकाए घूम रहे हैं। फिर कोई बड़ा लोग आते छुड़ा ले, झट ला तू पानी परस। ऐसा होता था कि नहीं? अपने शौक थी, खड़े रहते थे कि कोई जग खाली मिल जाए या कोई पूरी की टहनिया खाली मिल जाए, तुम उठा के भक्के दे के आओ। अपने लिए क्या था, वो एंटरटेनमेंट था, क्योंकि छोटे थे। और बड़े लोगों के लिए वो एक काम था कि व्यवस्था देखनी है, कहीं कुछ रहना जाए, वो उनका काम था, और अपने लिए वो एंटरटेनमेंट था। ऐसे यहाँ इनके लिए ये कचरा क्या है, एंटरटेनमेंट है, इसमें उनको खुशी मिल रही है, और बड़ों के लिए क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। अच्छा, यहां से कहानी का फेज बदलता है और एंड आने वाला है, 2 पॉइंट और बताएगा बस वो। वन विंटर, एक शाम की बात है, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। तो काफी दिनों की बात है, मैंने साहेब को देखा, तार की फेंसिंग थी, वहां जैसे फेंसिंग लगी हुई है, यहाँ साहेब खड़ा हुआ था, और अंदर 2 यंग लड़के टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, ही हम्स, मन में एकदम गुनगुनाता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और संतुष्टि दिखा रहा है बाहर से देख के उस गेम को। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग। वो कहता मैं अंदर भी चला जाता हूँ जब कोई नहीं होता, और जो गेट कीपर है वो मुझे स्विंग का मतलब वो झूला है ना अंदर, उस झूले पे झूलने देता है। अब जब उसने ये देखा है साहिब को, साहिब की हालत क्या है, उसके पैरों में जूते हैं। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट। साहिब के पैरों में भी क्या थे, जूते थे, और डिस्कलर्ड शर्ट मतलब शर्ट का कलर उड़ा हुआ था, और जो जूते थे वो सही से नहीं थे उसके। एंड शॉर्ट्स, एक शॉर्ट्स पहने हुए था, मतलब घुटने तक पहनने वाला पैंट। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन। उसने कहा जूते, तो उसने कहा कि किसी ने मुझे दिए हैं, वो भी टेनिस शूज। तो हो सकता है कोई लड़का हो जिसके फट गए हो थोड़ी बहुत, उसने उसको फेंक दिए हो, या इसको दे दिए हो कि तू पहन ले, मैं नहीं ले लेता हूँ। अब जिसके पास जूते नहीं थे उसके पास फटे ही सही, अब जूते तो हैं। मतलब जिसके पास पैदल आ रहा है, तुम साइकिल से आ रहे थे, तुमने ले ली स्कूटी, अब वो पैदल आ रहा था उसको साइकिल मिल गई, कुछ प्रॉफिट ही हुआ ना। तो जिसने कभी जिंदगी भर शूज नहीं पहने उसके पैरों में शूज हैं। द फैक्ट दैट they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of hole in one of them। शायद उसने पहनना बंद कर दिया था कि दोनों में से एक में छेद था। अपने जूते देखे होंगे कभी, अब शायद नहीं फटते हो तुम्हारे, हमारे तो फटते थे क्योंकि खेलते थे जूते पहन के। अब जूते पहन के खेलते हैं तो क्या होता है, उसमें से एक अंगूठा बाहर निकलने लगता है। ऐसा देखा है क्या? तो ऐसे ही वो जो टेनिस का शूज है उसमें से एक अंगूठा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। Does not bother him, for one who has walked barefoot, even shoes with a hole in his dream come true,
बट द गेम ही इज वॉचिंग इंस्टेंटली आउट ऑफ हिज रीच। तो उसके लिए वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास जूते नहीं थे, फटे पुराने कुछ तो आए, लेकिन जो गेम वो देख रहा है उसको खेलने की उसकी औकात नहीं है, शायद उसका सपना पूरा नहीं होगा। क्रिकेट के ग्राउंड में कोई भी चला जाता है नॉर्मल, लेकिन जो स्टेडियम या क्लब टाइप के बनाए होते हैं उसमें जो फीस पे करेगा वही एंट्री मिलेगी, बाकी आप अंदर जा भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे होते हैं। तो वो कभी पैसा दे नहीं पाएगा, अंदर जा नहीं पाएगा। बाकी कहानी को अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं? क्योंकि अब ज्यादा हो जाएगा तो फिर एक ही कहानी से बोर हो जाओगे, बहुत ज्यादा होगा। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? कहाँ से आते हो? समझ में आ गया होगा। अभी कहाँ जाओगे?